अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। क्या अदलिया और हुकूमत में बर्फ़ पिघल रही है? जो कशीदगी थी क्या उसमें कमी हो रही है? आज 8 रुकनी बेंच ने पार्लियामेंट के बनाए गए उस कानून का एक बार फिर जायज़ा लिया जिस कानून के तहत चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के अख्तियार को मशरूत कर दिया गया था 3 जजों की कमेटी के तहत। आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान आवान पेश हुए और तवक्को ये की जा रही थी कि हुकूमत की तरफ से जो लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की गई है, फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा, उसके हवाले से मज़ीद बहस होगी, मगर ऐसा हुआ नहीं और चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल के दरमियान कुछ तबादला हुआ, कुछ तजावीज़ का, और जो 2 कवानीन पार्लियामेंट ने मंजूर किए हैं उनमें कुछ तब्दीलियों की भी बात हुई। आखिर ऐसा हुआ क्या कि आज समाअत ही नहीं हुई उस 8 रुकनी बेंच के सामने कि जिसने पार्लियामेंट का मंजूर शुदा पहला कानून मुअत्तल कर दिया था और उस पर बहुत तनकीद भी हुई थी। तो देखते हैं आज खसूसी तौर पे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान आवान ने प्रोग्राम सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया है। ये बताएं, आज की जो समाअत हुई है 8 रुकनी बेंच के सामने, वो जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से एग्जैक्टली हुआ क्या है? उसमें कुछ इबाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने बगैर समाअत के मामला अगले हफ्ते की तरफ ले गए, क्या वजह बनी? देखें, वहाँ पे जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि हम जो इन दोनों कवानीन में एक जो प्रोविज़न है वो कॉमन है, वो एक जैसी ही है। वो है कि जब रिव्यू में कोई केस आए तो जो आम अमूमी तौर पर जो अभी जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उसमें जो काउंसिल है उसको चेंज करने की इजाज़त नहीं है एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विच इज़ हार्डली एवर ग्रांटेड एंड बिकॉज ऑफ द सेटल्ड सम वेरी वेरी ओल्ड जजमेंट्स। तो दोनों कवानीन में ये इजाज़त मौजूद है। तो एक ये बात थी कि ये एक थोड़ी सी एक एनेमली सी है कि दोनों दो डुप्लीकेशन हुई है, तो इसको हम हार्मनाइज़ कर लेते हैं। और दूसरा जो पहलू था इसका वो ये था कि जो रिव्यू है, अब रिव्यू में जो रिव्यू वाला कानून है उसमें हमने रिव्यू का स्कोप जो है वो पार्लियामेंट ने उसको एक्सपैंड करके अपील के बराबर किया है। जो ये वाला कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, इसमें अपील का सब्सटैंटिव राइट दिया हुआ है। अच्छा, दोनों का इन इफ़ेक्ट तो फ़र्क है कि जो रिव्यू है वो लार्जर बेंच के पास जाएगा, बट लार्जर बेंच के अंदर जो ओरिजिनल जजमेंट जिस बेंच ने दिया होगा उनके जजेस मौजूद होंगे। वेर एज अपील जो है इट ऑब्वियसली गोज़ बिफोर अ लार्जर बट अ डिफरेंट बेंच। So you will settle for the review जो सेकंड लॉ है? नहीं, देखिए, नहीं, नॉट नेसेसरीली। देखिए, अपील इज़ इम्पॉर्टेंट। अपील सब्सटैंटिव सा राइट है, सब्सटैंटिव राइट है, और अपील का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट राइट है। अब इसको अभी हमने सिर्फ ये कहा है कि हम इसको देखते हैं कि अगर इनको हार्मनाइज़ किस हद तक किया जा सकता है, और अगर हार्मनाइज़ करने से ये लिटिगेशन ख़त्म हो सकती है तो बहुत अच्छा है, तो वो हम उसको देख लेते हैं, तो जो चीफ कंसिडर कर जस्टिस लेंगे। के बेंच तश्कील देने का अख्तियार है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में दिया गया है, तो उस अख्तियार पे हुकूमत कायम रहेगी या उसको भी वापस ले लें? नहीं, उस पे कायम है। देखें, यानी ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इट्स अ वेरी ब्रॉड बेस्ड, यानी इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं जो एड्रेस हुई हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बाज़ की बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कि केसेस जो है वो महीनों नया केस फाइल होता है तो लगता ही नहीं है, बिकॉज सारा इख्तियार चीफ जस्टिस साहब के पास होता है। तो वो उसको हमने मैंडेटरी किया है कि आप 2 हफ्ते के अंदर जहाँ एजेंसी को लगाएं। और जो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, मुझे एक बात से थोड़ा एतराज़ है, वो ये है कि हमने कोई कि शायद पार्लियामेंट ने कोई अंदरूनी मामलात में मदाखलत की है, नहीं की है। सब कुछ अंदरूनी अंदर ही है, यानी बेंचेस भी बनने हैं तो उसमें एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस होंगे, फ्यूचर चीफ जस्टिस होंगे। ये बल्कि इन अ वे अच्छा है कि जो इंतज़ामी उमूर हैं बेंचेस बनाने के, इसमें आप इट्स अ मोर इंक्लूसिव प्रोसेस जो इस लॉ ने बताया है, बट साथ ही साथ जो आगे आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनको जब आप इस किस्म के उमूर में आप इंगेज करते हैं बिफोर दे टेक ओवर द ऑफिस, तो आप उनको एक्चुअली एक्सपीरियंस दे रहे हैं इसमें। तो हमारे हिसाब से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और ये वो वाली बात है जिसके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट का कोई गिव अप करने का नहीं है। हाँ, ये देखना कि जी ये 184(3) तक इसको महदूद कर दिया जाए या हर केस पर हो, ये एक चीज़ है जो ज़रा गौर तलब है। इसको देखा जा सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके होने से जो वो सारा सिस्टम ही जो है वो जैम ना हो जाए,
कि हर हफ्ते 3 जजेस बैठ रहे हो, हर फ्राइडे को बैठ के ये बना रहे हो। अगर कोई और इसका वर्केबल सोल्यूशन निकल सकता है, मिसाल के तौर पे कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बन जाए या स्पेशलाइज्ड बेंचेस बन जाएं और सिस्टम ऑटोमेटिकली केसेस अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करे, तो वो एक इसका आंसर हो सकता है कि एज इट इज़ भी ये एक्सेप्टेबल हो सकता है। सो इसको हम अब देख रहे हैं कि इसको किस तरह से किया जाए कि ये आज नहीं, सिर्फ 10 साल, 20 साल, 30 साल भी ये सिस्टम वर्केबल रहे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस तनाजुर में ये सारी बातचीत थी और उसको हम फिर देखेंगे। पार्लियामेंट का जो रिकॉर्ड मांगा गया था, पार्लियामेंट ने रिकॉर्ड दिया है सुप्रीम कोर्ट? पार्लियामेंट ने नहीं दिया जी। जो नेशनल असेंबली की वेबसाइट है उसके ऊपर जो स्टैंडिंग कमेटी थी लॉ एंड जस्टिस की, जहाँ पे ये लॉ कंसिडर हुआ था, गालिबन लॉ एंड जस्टिस की थी, तो उसकी वेबसाइट पर, नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे ये रिकॉर्ड मौजूद था। तो ये इंसिडेंटली मेरे ही ऑफिस ने प्रिंट आउट करके फिर भिजवा दिया था नेशनल असेंबली की वेबसाइट से। बाकी कौमी असम्बली ज़ाहिर है, देखें पार्लियामेंट है, इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो पार्लियामेंट जो है वो नहीं देती। मेरी इसके ऊपर जब बात भी हुई उधर, तो उन्होंने कहा कि जो पब्लिक डोमेन में है वो ये वाला डॉक्यूमेंट है, ये आप उनको कहें कि वहाँ से ख़ुद ले लें। तो हमने कहा कि चले हम करके भिजवा देते हैं। बट बाकी जो रिकॉर्ड है वो कौमी असम्बली का इस्तेहकाक है, वो इस्तेहकाक उन्होंने अपना रखा है, वो नहीं। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि ताहयात नाअहली उनकी ख़त्म होना नामुमकिन है। देखिए, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता, चीज़ें तो अंडू हो जाती हैं। लेकिन अभी कैसे होंगी, मतलब ये नज़र तो नहीं आ रहा। अगर अंडू होनी थी तो बहुत पहले हो जाती। क्या जो नया कानून आया रिव्यू का, इसका तकनीकी एतबार से उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनकी ताहयात नाअहली है, और कैसे होगा? नहीं, इसका नहीं होगा। इसका नहीं होगा तो कैसे ये मुमकिन होगा? ये जो रिव्यू का जो कानून लाया गया है कि जो पुराने 184(3) के केसेस हैं या ताहयात नाअहली के केसेस हैं, वो ताहयात नाअहली कैसे कानूनी तौर पे ये किसने अखज़ किया कि ताहयात नाअहली के लिए ये है कानून? ये तो ऐसा नहीं है। तो फिर कानूनी तौर पे क्या मुमकिन है? अब नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली अगर उन्होंने वापस आना भी है या नहीं? नहीं, वापस आना है या नहीं का तो मैं जवाब नहीं दे सकता। वो ज़ाहिर है अपने वक्त पे उन्होंने तो ये ताहयात नाअहली के हवाले से जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं, इनको आप कैसे ख़त्म करेंगे? नहीं, स्पेकुलेशन नहीं। देखिए, ये तो उनका होगा कि अगर एक फ़ैसला है जो 184(3) में हुआ है और उस फैसले में एक डिक्लेरेशन दे दिया गया है, तो उसको तो बहुत सारे लोगों की ये राय है कि 184(3) की प्रोसीडिंग्स जो हैं, बिकॉज फर्स्ट कोर्ट बिकम्स द फाइनल कोर्ट, तो वो जो डिक्लेरेशन है, उस डिक्लेरेशन को वो डिक्लेरेशन ना समझा जाए जो 62(1)(f) का डिक्लेरेशन है, जहाँ जो उसमें कोर्ट ऑफ लॉ है। तो ये तो राय एक मौजूद है। मेरी अपनी ज़ाती राय भी यही है, और मैंने इसके ऊपर एक पिटिशन भी फ़ाइल की थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कि ये इस प्रिंसिपल को रिविज़िट किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) में वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं तस्वर की जानी चाहिए जो 62(1)(f) की जिसके नीचे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। तो वो पिटीशन अब सुनी जाएगी या सुनी जानी चाहिए या कोई और रास्ता है? वो देखें ना, हमने तो ये कानून बना दिया है कि इस कानून के तहत ये जो आर्बिट्रेरीनेस है प्रोसेस सिस्टम में से निकल जाए, और जब 3 जजेस बैठ जाएंगे, कमेटी बैठ जाएगी, तो केस लगने भी शुरू हो जाएंगे, और जहाँ अर्जेंसी होगी लग भी जाएंगे। तो इसका बेसिकली जो है चीफ जस्टिस के बेंचों की तश्कील के अख्तियार के अंदर आपको ये हल नज़र आ रहा है ताहयात नाअहली वाला? नहीं, ताहयात नाअहली का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना। देखें, वो केस का ऑटोमेटिकली एक केस का लग जाना तो फिर भी कोई हल नहीं है ना। केस ने तो फिर भी अपने मेरिट्स पे होना है, मेरिट्स पे होना है। तो वो तो ये है कि अगर कोई रिमीडियल मेजर्स किसी के लिए भी हो, ये तो आज की बात हो रही है, 50 साल बाद भी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी रिमीडियल मेजर्स हो, इसका इससे तो कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट 2018 में समीउल्लाह बलोच के केस में उन्होंने ताहयात नाअहली जो कहा था उसको डिक्लेरेशन से जोड़ दिया था, तो वो फैसला बरकरार रहेगा या उसके ऊपर कोई नज़रसानी भी आ सकती है? नहीं, उस फैसले का देखें, उस फैसले में एक वो फैसला जो है वो गालिबन नीचे से ट्राइब्यूनल से अपील्स आई थी, और वो एक उसके नीचे जो है वो फैसला आया था। तो ये जो रिव्यू का कानून है या इवन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, इट टॉक्स अबाउट आइदर अ रिव्यू और एन अपील अगेंस्ट जजमेंट और ऑर्डर्स गिवन अंडर 184(3). तो उसके ऊपर बराह रास्त उसका कोई फ़र्क नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो रिव्यू का कानून है इसका कोई ताल्लुक नहीं हो नाअहलियों से। ताहयात नाअहली ख़त्म होना नामुमकिन नहीं। देखिए, वो तो आईनी तरमीम भी हो सकती है, उसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है, नामुमकिन या मुमकिन तो है नहीं। आपने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान आवान को सुना, और फिर हमने आज बात की है चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रज़ा पाशा से। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज करा रखी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में,
और उस शिकायत के ऊपर बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद को इब्तदाई इंक्वायरी के लिए ये मामला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बतौर सरबरा जुडिशल काउंसिल भेज दिया है। हम देखते हैं हसन रज़ा पाशा क्या बता रहे हैं कि वो इल्ज़ामात क्या हैं उनकी उस शिकायत में जो जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई है। ये रेफरेंस जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से मुतल्लिक़ पाकिस्तान बार काउंसिल ने भेजा है, ये एग्जैक्टली है क्या, इल्ज़ाम क्या है? देखिए, आपको याद होगा कि 4-5 इकट्ठी ऑडियो लीक्स आई थी जिनमें जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब की अपनी साबिक़ चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, फिर उसमें एक मुल्ज़म मोहम्मद ख़ान का हवाला दिया गया, फिर वो केस भी लगा हुआ डोगर वाला, फिर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर साहब की ऑडियो आई उनके साथ परवेज़ इलाही के साथ, तो वो सारी इंटरकनेक्टेड थी। तो हमने फ़ौरी तौर पे जब ये सामने आई तो हमने फ़ौरी तौर पे मुतालबा कर दिया कि इसकी फोरेंसिक करवाई जाए और जो ये ट्रेस आउट किया जाए कि किन्होंने बनाई हैं, और अगर ये गलत साबित होती है तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, और अगर गलत साबित नहीं होती तो फिर कानून के मुताबिक आर्टिकल 209 की कार्रवाई करें। जब हमारा मुतालबा ना माना गया तो मजबूरन हमने सारे बार कौंसल्स को इकट्ठा किया और वहाँ पे मुतफ़िक़ा तौर पे ये फ़ैसला किया कि 6 की 6 बार कौंसल्स रेफरेंस इंडिपेंडेंट फाइन करेंगी। सबसे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल ने किया, बाकी प्रोविंशियल बार कौंसिल ने किया, और उसमें ऑडियो लीक्स के अलावा हमने एक और पॉइंट भी लिया कि जो उनकी असासे हैं उनकी भी तहकीक की जाए कि उनके जो आमदन है उससे ज़ायद असासे बनाए गए हैं। तो ये चीज़ भी चूँकि मुख्तलिफ रेफरेंसेस में आ चुकी है, कुछ प्रॉपर्टी के सबूत हमें मिले वो हमने नेक्स्ट किए, कुछ सेल डीड्स भी थी वो भी, और फिर जो मकान वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, अरबों रुपए का प्लॉट है, ये सारी चीज़ें लेके आए। तो देखें अब हम समझ रहे हैं कि इस पे कार्रवाई अब शायद शुरू हो जाए। अब ये खबरें ये हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद को असाइन किया गया है जुडिशल काउंसिल की तरफ से कि इन एलिगेशंस की जो है इब्तदाई इंक्वायरी करें, तो आप तवक्को करते हैं कि ये जल्द ये मामला आगे बढ़ेगा? जी, मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है, क्योंकि बड़ा सब्सटेंस है उनमें, और हम एक चीज़ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बार कौंसल्स ने किसी आला तरीन अदलिया के जज को उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया है। बिला वजह हमने नहीं किया। आपको याद होगा कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ तो हम उसके अगेंस्ट जस्टिस फ़ाइज़ साहब के साथ खड़े रहे, चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ खड़े रहे। तो हमने तो हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए काम किया है, और हम ये समझते हैं कि जहाँ जहाँ जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है तो हम उनके साथ खड़े होते हैं, उनके सामने सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं। लेकिन इसमें करप्शन के भी चार्जेस हैं, इसमें ऑडियो लीक्स भी है, और एक बात क्लियर है कि अगर ये झूठी हैं तो इन मुअज़्ज़ज़ जज साहब को फेयरली काम करने का मौका फिर मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि अब चूँकि ऑडियो लीक्स के ऊपर एक हुकूमत ने कमीशन भी बना दिया है और इसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट भी कमीशन की आईनी हैसियत के ऊपर समाअत कर रही है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया है कौमी असम्बली की कमेटी कैसे ऐसे मामलात में तहकीकात कर सकती है जिनमें आला अदलिया के जजों के ऊपर इल्ज़ाम हो। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि कौन ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। तो आप समझते हैं कि ये तमाम मामला जब अदलिया के सामने आ गए हैं तो जुडिशल कमीशन इन इल्ज़ामात की तहकीकात भी कर सकती है? देखिए, कमीशन बनाया गया, हुकूमत ने कमीशन बनाया है और एक कानून के तहत बनाया है, और मैं समझता हूँ कि जिसमें ऐसा मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जज शामिल है उनका नाम आ रहा है, तो फिर इतनी हाई प्रोफाइल कमीशन बनना चाहिए था, और वो ठीक था। उसमें सिर्फ एक मसला होना था कि अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस पे कोई अपनी रिपोर्ट आफ्टर कलेक्शन ऑफ एविडेंस पेश कर देते तो फिर शायद उनका जुडिशियल वो कमीशन में बैठना फिर मुमकिन ना होता। एक ये चीज़ थी, इसके अलावा और कोई मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ आड़े नहीं आ रही जिस पे वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को कमीशन में बैठना चाहिए आपके ख्याल? जी बिल्कुल बैठना चाहिए। जब हुकूमत ने बना दिया और वो बैठ गए हैं तो इसमें क्या है, देखिए
जो पटिशनर्स हैं जिन्होंने चैलेंज किया है कमीशन की फॉर्मेशन को, उनको तो एतराज़ करनी नहीं चाहिए। क्यों वो एम्बिग्यूटी में रहना चाहते हैं, क्यों मिस्ट्री में रहना चाहते हैं? वो क्लैरिटी चाहते हैं तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मसलन आबद ज़ुबैरी साहब जो सदर हैं, हमारे मोहतरम भाई हैं, उन्होंने कहा जी कि मेरी गुफ्तगू तो है लेकिन पैचिंग की गई है। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि पैचिंग साबित हो ताकि वो क्लियर हो जाए? मगर क्या ये ज़रूरी नहीं है कि मालूम किया जाए कि ये निजी गुफ्तगू गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई है या नहीं? ये भी बहुत ज़रूरी है। और कमीशन ने अपनी पहली प्रोसीडिंग्स में ये चीज़ लिख दी है कि ये भी मालूम करेंगे कि किसने बनाई है। देखिए, सर्विलेंस अगर हो रही है, कमीशन ने तो ऐसी कोई प्रोसीडिंग है, ऑर्डर देख लें, सर्विलेंस अगर है, किस तरह आप कहेंगे कि ये सर्विलेंस है या किसी ने हैक किया है? इस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये एजेंसी की कार्रवाई है या फिर किसी हैकर की कार्रवाई है। दिस इज़ स्टिल मिस्ट्री, और इसको मिस्ट्री नहीं रहना चाहिए। इट शुड बी क्लियर, सरफेस पे एक चीज़ आनी चाहिए। अच्छा, जुडिशल काउंसिल अगर कार्रवाई करती है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़, तो क्या उस जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फायजी साहब बैठ सकते हैं? अगर ये कमीशन पूरी कार्रवाई करता है और रिपोर्ट पेश करता है तो शायद मैं ये कहूँगा कि फिर उनको नहीं बैठना चाहिए। आपने सुना हसन रज़ा पाशा को, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। और अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार अब्दुल कयूम सिद्दीकी और हमारे ख़ास मेहमान असलम ख़ान, जो कि मशहूर कालम नवीस हैं और जर्नलिस्ट हैं और तजज़ियाकार भी हैं। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल कयूम सिद्दीकी और सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार असलम ख़ान साहब ने। असलम ख़ान साहब, आपकी तरफ से हम आना चाहेंगे। मैं चाहूँगा ज़रा कयूम सिद्दीकी से, आज जो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम एक इवेंट भी था, वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस की हल्फबर्दारी की तकरीब भी थी और वहाँ पे तमाम मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मौजूद थे। तो कयूम साहब, क्या इतलात हैं? लगता है कुछ बर्फ़ पिघल रही है, और ख़ास तौर पे आज जो 8 रुकनी बेंच के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने भी हमें बताया कि हुकूमत भी तैयार है कुछ कानून में अगर कोई बात दोहराई गई है तो उसको एड्रेस करने के लिए, और लगता है कि चीफ जस्टिस भी इतनी जल्दबाजी में नहीं है कि वो कोई फ़ैसला कर लें पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन के हवाले से, और ना ही वो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पे कोई फौरी फ़ैसला करने में, इतनी जल्दी फ़ैसला करने में दिलचस्पी रखते हैं। तो कुछ मामला ठंडे हो रहे हैं हुकूमत और अदलिया में और चीफ जस्टिस में ख़ास तौर पे। मतलब आपके दो सवालात के हैं कि हल्फबर्दारी की तकरीब है, जी जी, यानी कि अदलिया के अपने जजेस, मतलब जजेस के अपने जजेस के दरमियान और हुकूमत और अदलिया के दरमियान। हुकूमत और अदलिया के दरमियान तो मेरा नहीं ख्याल है कि जैसी कि अदलिया चाह रही है, मतलब देखें जो चीफ जस्टिस हैं मौजूदा उमर अता बंदयाल साहब, उनका तो बड़ा कैंडिड ओपिनियन है कि ये अदलिया के मामलात के अंदर और उसकी आज़ादी के अंदर मुदाखलत है कि कमेटी ऑफ जजेस जो है वो चीफ जस्टिस का इख्तियार तकसीम करे। तो लेकिन जो है इसी वजह से उन्होंने, आपने देखा कि इसको न सिर्फ ये कि कानून आने से पहले उसको जो है वो स्टे किया, और फिर उसके बाद अब जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके अंदर वो बेंच बनाने का और मुकदमा फिक्स करने का इख्तियार अपने ही पास रखा। और हुकूमत जो है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस मामले के ऊपर जाए, क्योंकि जो आप अटर्नी जनरल से जो आपकी गुफ्तगू हो रही थी उसके अंदर अटर्नी जनरल बड़े वाज़ेह तौर पर ये बात कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो किसी भी तरह से ये अदलिया के मामले के अंदर मुदाखलत नहीं है, ये तो इख्तियार जजेस के दरमियान ही है जो कि जजेस तक ही रहेगा। और बेंच की तश्कील का मतलब ख़ुसूसन 184(3) के हवाले से, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ जो बेल मैटर्स या फैमिली मैटर्स हैं वो उसमें से निकाल दिए जाएं, तो ये एक चीज़ आ सकती है। लेकिन जो असल कज़िया ही मतीउल्लाह जान साहब वो ये है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कमेटी ऑफ जजेस के अंदर, तो उस पर तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई पेशरफ्त हो पाएगी। और नेक्स्ट वीक ये इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत के लिए क्या कोई लार्जर बेंच अगर बन जाता है तो आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ी लचक का मुजाहरा होगा चीफ जस्टिस की तरफ से? देखें मतीउल्लाह जान साहब, लचक का मुजाहरा हो या ना हो, अब तो वो कानून है, और उस कानून के अंदर जो मेरी इंटरप्रिटेशन है 185 की अपील का रिव्यू जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड किया गया है। तो 185 की अपील तो वो नहीं सुन सकता बेंच जो पहले फैक्ट्स और लॉ के ऊपर अपनी राय दे चुका हो, तो वो एक तरह से अपील कंसिडर होगी।
तो अपील जो है मतलब रिव्यू का लफ्ज भी बरकरार है, वो जज शामिल भी हो सकते हैं लार्जर बेंच में, जो अटॉर्नी जनरल ने भी कहा। हाँ, कानून देखें ना, कानून में मेरे ख्याल में ये है कि चीफ जस्टिस के अलावा, चीफ जस्टिस इजाजुल एहसन मुनीब अख्तर साहब के अलावा कोई 5 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच भी हो सकता है, और वो बाकी के 5 जज साहिबान जो हैं 8 की जो असाद की तकसीम है वो भी हो सकते हैं। अच्छा, तो ये चीफ जस्टिस के अलावा अगर कोई बेंच अगर होता है या इनको शामिल करके भी होता है, तो कौन से मजीद जजेस जो हैं इस बेंच में अगर शामिल होंगे तो हुकूमत की तसल्ली होगी? देखें मतीउल्लाह जान साहब, जो कानून है उसके तहत तो ये इख्तियार तो दे दिया ना उन्होंने कि हाँ ठीक है, लेकिन बात वहीं पे है। ये 2 चीज़ें हैं। एक तो आज भी जो डिस्कशन हुई कि ये कानून ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एक तरफ जो इंक्वायरी कमीशन का रिप्लाई भी आप ज़रा जहन के अंदर रखें, जिसमें कहा गया है कि ये जो कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो जजेस का 3 रुकनी जो कमेटी है उसका इख्तियार है बेंच बनाने का। ठीक है, जब तक उसका फैसला नहीं होता। एग्जैक्टली, तो फिर ये जो है इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ चीज़ें, तमाम मुकदमात से इंटरलिंक्ड। या बिल्कुल। असलम खान साहब, आपके पंजाब में, आपके लाहौर में बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही भी करप्शन के इल्ज़ामात में गिरफ़्तार हो गए हैं, और जो मेरे सामने जो FIR है परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ जो है, उसकी लैंग्वेज बड़ी ही दिलचस्प है। उसके मुताबिक परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब और उनके बेटे मोनस इलाही ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, और जो ठेका जात दिए हैं अपने मनपसंद ठेकादारान को, नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल हुआ और कई जगहों पे काम नहीं भी हुआ, बोगस अदायगियाँ हुई, और 1 अरब 22 करोड़ 93 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। और उसके साथ असद उमर साहब ने सही बात की है कि अभी बातें ही हैं, बाकी सारी तो। अच्छा, ये परवेज़ इलाही साहब की जो गिरफ्तारी है, आपको नहीं लगता कि ये एक सियासी गिरफ्तारी है और उनको PTI में उनका CV बेहतर बनाया जा रहा है? आई डोंट थिंक सो कि इससे CV बेहतर हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल। वो खान साहब को भी पता है वो कितने इम्पोर्टेंट हैं और किन के लिए इम्पोर्टेंट है। देखें, बात ये है, इमरान खान साहब जो है ना, ये सब किया दरा किसका, उन्होंने नहीं पता था कि ये 15 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है ये लेके जा रहे हैं। ये जो अलकादर ट्रस्ट है, ये ओपन एंड शट केस है, लेकिन इसको चलाएगा कौन? ओए, हमारे तो ये औकात नहीं है कि हम आपने लिया और आमरमती ने लिया, किसी ने नाम नहीं लिया आज तक। वो बड़े टाइकून और उनके सबसे बड़े मेंटोर और सिफारशी हैं। बहरहाल नाम लेना तो काफ़ी नहीं है, असल में अगर कोई जुर्म है तो उसको साबित करना भी ज़रूरी है ना, सिर्फ नाम लेने से तो कुछ भी नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि ये ज़मीन है ना, इस पर कब्जा है, जाके आए हैं, आपको दिखा देते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसी बातें हैं सारी। तो ये हुकूमत भी कुछ नहीं करेगी आपके ख्याल में? ये हुकूमत तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करेगी। अच्छा, वो अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में भी कुछ नहीं करेगी? कुछ भी नहीं किया अब तक। क्या किया इन्होंने? इन्होंने FIR काटी है के बारे में, इन्वेस्टिगेशन हो तो इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, कोई इशू नहीं। चलें, करीब साहब, आज एक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने इंटरव्यू दिया है और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी गद्दारी का मुकदमा, गद्दारी कह रहा हूँ, उनके ख़िलाफ़ जो है फ़ौजी तनसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी और साजिश का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। इमरान खान साहब ने मनसूबाबंदी और साजिश के हवाले से जो है ये कहा जा रहा है कि उन पे भी ये मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। आपके ख्याल में अब जो ये बयानात राना सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं, इनमें कोई वज़न है? आपको लगता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, मुझे तो नहीं पता है कि वो किन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर ये बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें उनके बयानात निकलने से पहले और बाकी सारी चीज़ें कि किस तरह का रिएक्शन आएगा। अभी भी उन्होंने BBC को जो कल इंटरव्यू परसों मेरे ख्याल में दिया, उसके अंदर कहा कि कुछ रहनुमा और कारकुन जो हैं उनकी जिम्मेदारी लगा दी, जिसके बाद फवाद चौधरी साहब ने फ़ौरन कहा कि जी कारकुनों को जो है हमें बाहर निकालना हो। तो अब जहाँ तक, क्योंकि वज़ीर दाखिला एक रिस्पॉन्सिबल शख्सियत हैं, गो के उनके कुछ सियासी मकासद भी इसमें होंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। लेकिन देखना यह है कि वो उस मनसूबाबंदी या बैटमेंट को वो किस तरह से इस्टाब्लिश करते हैं। तो ये एक थोड़ी सी मुश्किल सी चीज़ होगी, लेकिन देखें, हम भी इंतज़ार करते हैं, आप भी इंतज़ार करें कि ये वाक़तन मिलिट्री कोर्ट के अंदर या मिलिट्री को मुकदमा भेज देते हैं, क्योंकि पिछले
एक डेढ़ हफ्ते से तो मुसलसल ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी कह रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक मुकदमा भिजवाया गया? क्योंकि आपने देखा है कि 2 तो चले गए, जो लाहौर के अंदर जो थे वो 16 लोगों का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स को एंटी टेररिज्म कोर्ट से उधर ट्रांसफ़र हो गया। उसी तरह ये इस्लामाबाद की एंटी टेररिज्म कोर्ट से कुछ 10 लोगों का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट को ट्रायल को कर दिया गया। तो इमरान खान साहब कहाँ हैं, किस FIR के अंदर हैं और अभी तक क्यों नहीं? आप ये समझते हैं कोई माहौल बनाया जा रहा है? ये एक बहुत आम सवाल है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद असलम खान साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमत या कुछ कुव्वतें इमरान खान को बिल्कुल ही आइसोलेट या तनहा करना चाह रही हैं और बुनियादी तौर पे कानूनी महाज के ऊपर वो संजीदगी से खान साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जिम्मेदार को 10 महीने से इमरान खान साहब यही बात कर रहे थे ना, हम लोग तो कोई मुकदमा नहीं बना। यार अभी ये फैसला होगा ना, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आपका तज्जिया क्या कहते हैं? क्या मेरा कोई तज्जिया नहीं है इस बारे में। अच्छा, इनका तज्जिया यही है इमरान खान मासूम है। बिल्कुल कोई मासूम नहीं है, कोई भी मासूम नहीं। अच्छा, आप भी कहते हैं कि कारकुनों की जिम्मेदारी है, खान साहब की नहीं है? क्या मतलब? क्योंकि खान साहब ने कहा ना कि मेरे कारकुनों का एक रद्द अमल था। हाँ। और कुछ आप भी ये मानते हैं? देखो मेरी बात सुनो मेरे और फिर जो उन्होंने अदालत में बैठ के कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया फिर वैसे ही फौरी रद्द-ए-अमल आएगा। ये जो पाकिस्तान है ना, इसमें एक ही अदारा है जिसकी वजह से ये कायम है, वो पाक फौज है। और उस पे हमलों के ऊपर आप तज्जिया ही नहीं दे रहे हैं। वो मैं नहीं ना देना चाहता इस तरह के मामलों में। इन्वेस्टिगेशन होगी तो जो होगा वो सामने आ जाएगा। तज्जिया भी तो वैसे किसी की ट्वीट के ऊपर आप जो मर्जी इल्जाम लगा दें। नहीं, क्या तज्जिया दूं मैं? ISPR का वो तज्जिया दूं जो आप पे वो बात करते बता देना आप। नहीं, जो भी आप देना चाहते हैं। यार कोई तज्जिया नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? ये इन्वेस्टिगेशन होगी, ये डिटरमिन करेंगे कि ये लोग। अच्छा, इस पे आपने कॉलम भी तो लिखा होगा ना, क्या मौक़िफ़ है आपका इस कॉलम, इसके बारे में कॉलम लिखा? किस पे? ये इसी जो हमले हुए 9 मई। बिल्कुल, मैं कोई कॉलम नहीं लिख रहा आजकल। अच्छा, हाँ, इसलिए नहीं मैं लिख रहा कि कोई चीज़ क्लियर नहीं है। जब क्लियर होगी चीज़ें लिखेंगे इंशाल्लाह। ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं लगी, वरना तो आपने किसी मौजूद ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने हमेशा सच बोला, तुम्हें पता है इस बात का। और या बोला ही नहीं है? या बोला ही नहीं। अच्छा, हम ये बताएं, जो पेशकश की जा रही है राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला की तरफ से कि अगर कारकुन जो हैं इमरान खान साहब के अलावा अगर जो भी कोई लाताल्लुकी का इजहार करता है 9 मई के वाक़यात से, लातल्की का इजहार करना चाहिए वैसे PTI की क़यादत को? आप देखें, मेरी बात सुने, जो है ना राना सनाउल्लाह साहब, जब इन पे वो हीरोइन का 15 किलो का वो किया था ना, वो केस बना था, आई वॉज द ओनली कॉलमिस्ट जिसने 2 कॉलम लिखे थे कि ये बिल्कुल बकवास है, ये झूठा केस बनाया है। और वो बाद में मुझे अगले दिन किसी ने कहा कि जनाब वो देखे ना किन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं कहा जिसने भी किया ये। तो आज आपको अफसोस तो नहीं है उस कॉलम पे? बिल्कुल, कोई मुझे बड़ा फख्र है इस पे। कमाल बात कर रहे हो। तो केस ही झूठा था, आपने कौन सा झूठा था? नहीं, तो अब मेरा जो आपसे सवाल है कि 9 मई के वाक़यात से PTI के कारकुनों को, लीडरान को लातल्की का इजहार करना चाहिए? यार वो तो लातल्की का इजहार तो इमरान खान कर रहे हैं कि मेरा कोई तल्लक नहीं है इससे, और ये जो भी है मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। वो तो और वो क्या अब वो करके दे। अच्छा, ये जो आर्मी एक्ट के तहत अदालती कार्रवाई होगी तो आपके ख्याल में होनी चाहिए? गुड क्वेश्चन, ये आपने सवाल किया। एक बंदा है, आपका दोस्त है, मेरा भी जानने वाला था, अदरीस खटक, आज भी डयाला जेल में है। तो आपको पता है ना क्यों है वो? इसलिए है कि आर्मी एक्ट के फौजी अदालत ने उसको सजा दी थी, और बाजवा साहब के दौर में हुई थी, और इमरान खान वज़ीर आज़म थे। जब इनके दौर में लोगों को फौजी अदालतों ने केस सुने, और ये तो अब भी सुने, क्या है इसमें? तो आप हमायत करते हैं इस चीज़ की? मैं किसी चीज़ की कोई हमायत, कोई मुखालफत नहीं कर रहा। मैं आपको हकायक बता रहा हूँ कि अदरीस खटक, जानते हैं ना आप अदरीस खटक को? बिल्कुल, ये वो सर अब ना नजरें ना झुकाएं उसको। इन्होंने जनरल अस्करी का बेटा भी जो नहीं, क्या किया गया उसके साथ? उसके साथ ये किया कि वो PhD है, उसके साथ किया क्या? उसके साथ इन्होंने मिलिट्री कोर्ट में उसका मुकदमा चलाया, उसको सजा हुई, वो जेल में है, अडयाला जेल में है। सही, ठीक हो गया। अगर उस वक्त इमरान खान के दौर में ये चल सकता था तो अब भी चलना चाहिए। क्या है ये क्या? अच्छा, क्योंकि साहब ये भी कहा जा रहा है वज़ीर दाखिला की तरफ से कि जिना हाउस से भी कोई हसास दस्तावेज़ात चोरी हुए हैं, क्योंकि कोर कमांडर का घर था। अगर उस पर तारीबता हमला हुआ है, अगर लोग अचानक दाखिल हुए हैं, तो ये हसास दस्तावेज़ात चोरी है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी। तो आई एम श्योर कि इसकी तफसीलात तो फिर इदारों के पास ही होंगी। तो ये तो मज़ीद संगीन नहीं हो रहा मामला कि ये तो दूसरी तरफ भी मामला जा रहे हैं?
मतीउल्लाह जान साहब, अगर आपको याद हो, जब कोर कमांडर मीटिंग हुई थी, उस कोर कमांडर मीटिंग के अंदर ये 2 फैसले आए थे कि एक तो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात होंगे और दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है वो किस किस्म की मालूमात थी, और फिर लाहौर के जो कोर कमांडर थे सलमान साहब, उनके हवाले से भी जो खबरें हैं वो तो सभी के इल्म के अंदर हैं। तो वो भी बता रहे होंगे कि कौन सी सेंसिटिव चीज़ें थी, कौन सी नहीं थी, वो कौन लेके गया, कौन लेके नहीं गया, अब ये हमें तो नहीं पता। लेकिन फिर ये बयान जो है वो वज़ीर दाखिला की तरफ से है, ये किसी राह चलते हुए किसी शख्स की तरफ से नहीं है। तो उसकी संगीनी जाहिर है कि बहुत ज़्यादा है, और मामला और आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे कि कुछ जो सोशल मीडिया के ऊपर बाहर बैठे हुए लोग जो हैं वो किस किस्म की उस वक्त मालूमात दे रहे थे कि क्या होगा और फिर किस तरह से होगा और क्या हो जाएगा, तो वो सारे मामला जो है वो ये सारी कड़ियाँ जो है मेरे ख्याल में कहीं बहुत सख्त किस्म की चीज़ों की तरफ जा रही हैं। मतलब ये महज ये सामने नजर आने वाली चीज़ें नहीं है, ज़ेरे ज़मीन क्या हुआ वो सबसे बड़ी खबर है, वो सबसे बड़ी खबर है। और वो मामला जो हैं सिर्फ भरपूर एक तहकीकात के जरिए सामने आ सकते हैं। असलम खान साहब या जो तहकीकात कर रहे हैं इस वक्त इदारे, उनको इल्म है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज साबिक गवर्नर पंजाब और एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा ने एक बड़ी अच्छी बात की कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला होने वालों के ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर हमारे यहाँ आइन पर भी हमले होते रहे हैं, उसके मुल्ज़मान के ऊपर भी इसी तरह सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।